SA 330, इसका नेम है रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर एप्रोप्रिएट टू द असेस्ड रिस्क। वो रिस्क जो आपने असेस किया था, ऑडिटर ने असेस किया था, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315 बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नाउ अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, उस रिस्क को असेस किया। अब आपने उस असेस्ड रिस्क पर अपने फर्दर प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? उन फर्दर प्रोसीजर्स को अप्लाई करके यू नीड टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अब ये प्रोसीजर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? दो पार्ट्स में, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये क्या है? वो प्रोसीजर्स जिनको डिजाइन किया गया है, परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन किसका? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का एट द असर्शन लेवल। किसके लिए? फॉर ट्रांसैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। इसकी असर्शंस भी आप लोगों ने SA 315 के अंदर पढ़ी थी। जो प्रोसीजर्स डिजाइन किए गए टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल इन रिलेशन टू इंडिविजुअल ट्रांसैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, उनको हमने क्या नाम दिया है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नाम दिया है। एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल के थ्रू ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। क्या ये कंट्रोल्स एक्चुअल में अप्लाई किए गए हैं? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ कंट्रोल्स। क्या ये कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं कंटिन्यू रहे? बाय whom and by what means such controls are applied? That means इनकी इफेक्टिवनेस, किन तरीकों से इन कंट्रोल को अप्लाई किया गया है, किस पर्सन ने इन कंट्रोल को अप्लाई किया? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ये कंट्रोल कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, सिस्टम जनरेटेड कंट्रोल है, मैनुअल कंट्रोल्स हैं। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इनकी इफेक्टिवनेस के एविडेंसेस की। देन फिर ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को परफॉर्म करके अपने ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया और उन ऑडिट एविडेंसेस को इवैल्यूएट करने के बाद ऑडिटर फाइंड आउट करता है क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं और ये कंट्रोल इफेक्टिव है। यदि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो हमारे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हैं अकाउंटिंग डाटा की एग्जामिनेशन के लिए, वो लेस एक्सटेंसिव हो जाएंगे। लेकिन यदि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है बट वो इफेक्टिव नहीं है, तो वाइस वर्सा मींस इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के केस में हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मोर एक्सटेंसिव हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड यदि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते या इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको इस डेफिशिएंसी की रिपोर्टिंग करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 260 एंड 265 टू whom? टू द मैनेजमेंट एंड TCWG थ्रू अ लेटर जिसको आप नाम देते हैं लेटर ऑफ वीकनेस का। ऑडिटर शुड communicate the weaknesses to the management or TCWG as per the requirement of SA 260 and 265. Now, अब इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में 3 स्पेशल कंसीडरेशंस हैं जो आपको देखने हैं। नंबर 1, दो कंसीडरेशन है, 3 नहीं, 3 वो सब्सटेंटिव में आएंगे। इंटरनल कंट्रोल में 2 मेन स्पेशल कंसीडरेशंस है। पहला पार्ट है, क्या आप इंटरिम पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस को यूज कर सकते हैं? इंटरिम पीरियड से हमारा मतलब क्या है? जो पीरियड
एक शॉर्ट पीरियड है देन द फुल अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग पीरियड कितना है? अकाउंटिंग पीरियड है पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। बट मैंने क्या किया, मैंने इंटरनल कंट्रोल के एविडेंस कलेक्ट किए पहले 3 महीने के लिए। 3 महीने के एविडेंसेस के बेस पर क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये इंटरनल कंट्रोल पूरे साल के लिए था? नो। यदि आप इंटरिम पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल को यूज करना चाहते हैं तो इन दैट केस क्या रिक्वायर्ड है, जो पीरियड बचा हुआ है, द पीरियड विच इज सब्सिक्वेंट टू द इंटरिम पीरियड, इस पीरियड के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, और यदि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं तो इन चेंजेस के रेफरेंस में आपको असर्टेन करना है क्या एडिशनल प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने चाहिए फॉर दिस रिमेनिंग पीरियड, जो आपका ये रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है। तो इसमें 2 मेन वर्किंग हमारी आ जाती है। नंबर 1, ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस किस चीज के लिए? फॉर द सिग्निफिकेंट चेंजेस सब्सिक्वेंट टू द इंटरिम पीरियड, determine the additional procedures to be performed and additional evidences to be obtained for the remaining period, जो remaining period बचा हुआ है उसके additional evidences। now second part है अब इसका जो स्पेशल कंसीडरेशन है, क्या हम पिछले सालों की ऑडिट के दौरान जो इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे क्या हम उनको यूज कर सकते हैं? लेट्स से कि हमने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ऑडिट की, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ऑडिट की, और अब फाइनेंशियल ईयर 2021 की ऑडिट कर रहे हैं। अकाउंटिंग डाटा हर साल चेंज होगा, लेकिन क्या इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज, प्रोसीजर वो एवरी ईयर चेंज होती हैं? जनरली नो। तो यदि रेकरिंग ऑडिट का केस है तो इस सिचुएशन में यदि आपने लास्ट ईयर इंटरनल कंट्रोल चेक किए हैं, उससे लास्ट ईयर इंटरनल कंट्रोल चेक किए हैं और करंट पीरियड में आपको लगता है कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, यदि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ तो क्या मैं प्रायर पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस को यूज कर सकता हूं करंट पीरियड के लिए इंटरनल कंट्रोल के? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग डाटा, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा तो चेंज होगा हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, बट कंट्रोल की पॉलिसीज तो दे मे रिमेन सेम। तो यदि कंट्रोल्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं करंट पीरियड के अंदर, देन स्टैंडर्ड गाइड करता है आप प्रायर पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस पर रिलाई कर सकते हैं इन अ मैनर दैट एवरी ईयर कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए जाएं और वंस इन 3 years कंप्लीट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया जाए। सो you may rely on the evidences obtained during the prior period in a manner that at least once in 3 years entire test of controls to be performed and few testing should be carried out every year। but यदि कोई चेंज आ गया तो उस केस में फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करंट पीरियड में परफॉर्म करने पड़ेंगे। एस्टैब्लिश the continuing relevance of evidences obtained during the audit of prior period by determining क्या कोई significant change हुआ है subsequent to the prior period, और यदि कोई significant change हुआ है then auditor should perform the TOC in current period। लेकिन यदि कोई significant change नहीं हुआ है, in that case perform test of control once in 3 year with few tests every year। हर साल कुछ टेस्टिंग जरूर करेंगे और 3 साल में एक बार कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। फिर इसके अंदर एक लर्निंग का टॉपिक आ जाता है और वो टॉपिक है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर करते हैं कि आपको कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए। यदि इंटरनल कंट्रोल्स में आपको लग रहा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है, कंट्रोल्स इन आईटी के थ्रू हो रहा है तो जनरल आईटी कंट्रोल डेफिशिएंट है, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग में डेफिशिएंसीज हैं, या कंट्रोल आईटी बेस्ड है लेकिन उसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट इंटरवीन कर रही है इन कंट्रोल्स के अंदर, या जो पर्सन कंट्रोल एप्लीकेशन से रिलेटेड पर्संस थे उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, वो पर्सोनल वो स्टाफ ड्यूरिंग द ईयर
चेंज किया गया है और सर्कमस्टांस में कोई चेंज आता है तो। डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट 1, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल 2, significant manual element to the relevant controls, personal changes that significantly affects the application of control, change in circumstances that indicate the need for change in the control, and deficient general IT control. Deficient general IT control. So ये वेरियस फैक्टर्स है जो आपको गाइड करते हैं कि आपको कंट्रोल्स की रीटेस्टिंग करनी चाहिए। याद करने वाला टॉपिक है। नाउ अब इसके बाद आगे बात करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो तरह के होते हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Procedures which are designed and performed किस लिए? To detect material misstatements in the financial statements and accounting records. Substantive procedures comprise of test of details and substantive analytical procedures. टाइमिंग क्या होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का? यदि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए फॉर इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड अब वही चीज कि मान लीजिए ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है और आपने एक क्वार्टर के या 4 महीने के 5 महीने के रिकॉर्ड्स आपने चेक किए, तो इसका क्या मतलब है? क्या रिमेनिंग पीरियड चेक नहीं होगा? आपको रिमेनिंग पीरियड को भी चेक करना होगा। उसके लिए आप एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स खुद डिजाइन कर लें। वो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स वाउचिंग हो सकती है ऑन ए सेलेक्टिव बेसिस, सेलेक्टिव वाउचिंग। वो प्रोसीजर्स आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं और अदर सिमिलर प्रोसीजर्स। नो अब बात आ जाती है इसमें स्पेशल कंसीडरेशन की। स्पेशल कंसीडरेशन के केस में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के रेफरेंस में 3 मेन बातें कही गई हैं। नंबर 1, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज किया जा सकता है? SA 330 सुजेस्ट करता है यस, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस में बी यूज्ड as a substantive audit procedures for the purpose of collection of sufficient appropriate audit evidences in relation to certain assertions. For example, यदि आप किसी भी डेटर का, क्रेडिटर का या फिर बैंक बैलेंसेस को कंफर्म करना चाहते हैं, देन फॉर दैट पर्पस क्या उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन की गई थी, क्या कोई ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है, या ईयर एंड पर कोई बैलेंस एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो एग्जिस्टेंस के पर्पस के लिए, मेजरमेंट के पर्पस के लिए, वैल्यूएशन के पर्पस के लिए, आप किसी भी असर्शन को एग्जामिन करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 मेन प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए वेदर टू यूज द एक्सटर्नल कंफर्मेशंस और नॉट। पहला फैक्टर है, क्या कंफर्मिंग पार्टी के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो इंफॉर्मेशन आप उनसे पूछ रहे हैं। नॉलेज ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नंबर 2, क्या कंफर्मिंग पार्टी विलिंग है, एबल है आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड नंबर 3, कंफर्मिंग पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी। यदि कंफर्मिंग पार्टी एक रिलेटेड पार्टी है विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइंट, इन दैट केस कंफर्मिंग पार्टी आपको एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं देगी क्योंकि उनकी ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। सो क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर एडवाइजेबल प्रोसीजर है? वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर, और वो 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं? Number 1, knowledge of the confirming party of the information to be confirmed, ability or willingness of the confirming party to respond or to provide the requested information, and third one,
ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी। इसकी फर्दर डिटेल ऑलरेडी हम एसए 505 में पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन कितनी तरह की होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डिटेल्ड प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की स्पेशल सिचुएशन, वो सब हम ऑलरेडी एसए 505 में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब दूसरा इसका स्पेशल कंसीडरेशन क्या है? दूसरा स्पेशल कंसीडरेशन है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क कौन से? वो रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसीडरेशन। एसए 505 के अंदर एसए 315 में आपको ध्यान हो तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, और वो पॉइंट क्या था कि ऑडिटर को 5 तरह की ट्रांजैक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। These are the 5 risks that require special consideration। कौन कौन से थे, ध्यान आ रहे हैं? नंबर 1 रिस्क ऑफ फ्रॉड, दूसरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट, तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, फोर्थ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड फिफ्थ सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस like transactions outside the ordinary course of business। so ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे रिस्क जहां पर स्पेसिफिक कंसीडरेशन की जरूरत है, तो ऑडिटर को अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वो अप्लाई करने चाहिए जो इन रिस्क को रिस्पोंड कर सकें और इन रिस्क को प्रॉपरली मेजर कर सकें और उसकी अकॉर्डिंगली ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सकें। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट की लाइन पढ़ा देता हूं। Auditor should design and perform appropriate procedures with respect to the specific risk that are responsive in nature। Example given है, यदि फ्रॉड का रिस्क है तो आप एसए 240 के प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। यदि रिस्क रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का है, आप एसए 550 के प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। यदि रिस्क मैनेजमेंट बायसनेस का है या सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट्स का है, तो एसए 540 के अंदर बताए गए प्रोसीजर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज टू क्लोजिंग प्रोसेस, ये तीसरा पॉइंट है जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के स्पेशल कंसीडरेशन में बताया गया है। क्लोजिंग प्रोसेस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल फिगर्स दी गई है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं, और यदि कहीं पर कोई डिफरेंस है देन रिकंसाइल इट। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू एग्जामिन द मटेरियल एंट्रीज, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट जर्नल एंट्रीज जो ईयर एंड पर आपने पास की है, मैनेजमेंट ने पास की है, लाइक आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, प्रीपेड, एक्रूअल्स एटसेट्रा। So substantive procedure as to the closing process क्या है? नंबर 1 reconcile the financial statements with the underlying records। एग्जाम्पल, यदि आपको कैश एट बैंक चेक करना है, reconcile it with the बैंक स्टेटमेंट्स। आपको इन्वेंट्री को चेक करना है, reconcile it with the stock sheets जो आप मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की थी एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। इन एडिशन टू दिस रिकंसिलिएशन जो दूसरा प्रोसीजर आ जाता है वो है एग्जामिन द सिग्निफिकेंट जर्नल एंट्रीज एंड द एडजस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रीपेड, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा। सो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर 3 स्पेशल कंसीडरेशंस बताए गए हैं। नंबर 1, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को यूज किया जा सकता है एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नंबर 2, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट आर रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक रिस्क, एंड थर्ड वन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू द क्लोजिंग प्रोसेस। नाउ अब हमने ये जो प्रोसेस परफॉर्म किए थे ये किस लिए किए थे, किस पर्पस के लिए हमने इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया था? फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अब मैंने टीओसी को परफॉर्म कर लिया, टीओडी को परफॉर्म कर लिया, तो जब
कंप्लायंस, सब्सटेंटिव दोनों प्रोसीजर परफॉर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद एज ए ऑडिटर मुझे डिटरमाइन करना है कि क्या मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हुए या नहीं हुए। यदि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो गए, इन दैट केस आपको उनको इवैल्यूएट करना है, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है, एंड दैट कंक्लूजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन। हाउएवर दूसरा इसके अंदर दूसरी सिचुएशन आ जाती है, और वो दूसरी सिचुएशन क्या है कि यदि आपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए, लेकिन जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्योंकि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। एडिशनल प्रोसीजर्स के थ्रू आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं बचता एक्सेप्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय SA 705। तो ये इसका लास्ट टॉपिक आपको मिलेगा। रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेस। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ascertain whether on the basis of the procedures performed sufficient appropriate audit evidences obtained or not. If obtained, draw conclusion and issue the opinion in the form of audit report. लेकिन sufficient appropriate audit evidence नहीं मिले हैं, if not obtained, तब क्या करेंगे, perform additional procedures, और वो एडिशनल प्रोसीजर्स के थ्रू भी यदि आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाए, देन मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन। मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन, ये हो गया हमारा SA 330, जिसने हमें कहा कि SA 315 के अंदर आपने जो रिस्क असेस किया था, उस रिस्क को, उस असेस्ड रिस्क के एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस आपको डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करने हैं। और वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस दो तरह के होते हैं, नंबर 1 टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड नंबर 2 सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आल्सो नोन एज द कंप्लायंस प्रोसीजर। नाउ अब आपने इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट कर लिया, अकाउंटिंग डाटा एग्जामिन कर लिया, सारा काम हो चुका है। सबसे पहले प्लानिंग हुई, प्लान के बाद RAP परफॉर्म हुआ, RAP के बाद TOC परफॉर्म हुआ, TOC के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म हो गए। आपने फाइनली अकाउंटिंग डाटा एग्जामिन कर लिया। अब जब आप अकाउंटिंग डाटा को एग्जामिन कर चुके हैं, आपने अकाउंटिंग डाटा को एग्जामिन कर लिया है, तो आपके सामने हो सकता है कुछ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई हो। अब मिस स्टेटमेंट क्या है, जनरल आपको पता ही है, मिस स्टेटमेंट का मतलब कोई डिफरेंस। SA 450 मिस स्टेटमेंट वर्ड को डिफाइन करता है और बताता है द टर्म मिस स्टेटमेंट इज द डिफरेंस इन बिटवीन 4 आइटम्स, डिफरेंस ऑफ अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल आइटम। एक फाइनेंशियल आइटम जो आपने रिपोर्ट की है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका डिफरेंस है किसके साथ, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ दैट आइटम एज रिक्वायर्ड बाय FRF। FRF के हिसाब से उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या मेजर होना चाहिए था, वो ट्रांजैक्शन कैसे क्लासिफाई होनी चाहिए थी, उस ट्रांजैक्शन की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए थी, उस ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे। जो FRF की रिक्वायरमेंट है और जो आपने रिपोर्ट किया है, आपने जो अमाउंट उसका शो किया, आपने जो उसकी क्लासिफिकेशन की, आपने जैसे उस ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट किया, आपने उस ट्रांजैक्शन के जो डिस्क्लोजर्स दिए, वो डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन, अमाउंट, क्लासिफिकेशन डिफर करती थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ FRF से, देन इट इज टर्म्ड एज द मिस स्टेटमेंट।